हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास 9th की क्वेश्चन आंसर की सीरीज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप एक एक चैप्टर का वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। चैनल के नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की क्वेश्चन आंसर सीरीज, इसमें मैं आज चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति का क्वेश्चन आंसर आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आइए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? अब देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फ्रांस की क्रांति थी, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, वहाँ उस समय कैसा कंडीशन था। फ्रांस की जो क्रांति हो रही थी, ये क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, यही हमें जानना है इस क्वेश्चन में। 1774 में लुईस 16वें ने राजगद्दी संभाली। अब जो लुईस के 16वें थे, ये उस समय वहाँ राजा बने फ्रांस के। उस समय फ्रांस ने 3 स्टेट में बटा हुआ था। देखिए, जो फ्रांस था उस समय ये 3 स्टेट में बटा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया ही था चैप्टर में आपको कि ये 3 लेवल में बटा हुआ था। यानी लेबर वर्ग, यानी निचला वर्ग, जिसमें आपके ये सब लोग आते थे, किसान, मजदूर ना। और दूसरा था मध्यवर्गीय वर्ग, इसमें आपके साहूकार, ये लोग आते थे। और तीसरा था उद्योग धंधा करने वाले। और पहला जो वर्ग था, ये था आपका राजा का वर्ग और पादरी वर्ग। ठीक है, ये 2 लोग इसमें आते थे। इन्हीं 3 स्टेट में बटा हुआ था। तृतीय स्टेट के लोग ने निम्नलिखित कारणों से तंग आकर 1789 में फ्रांस की क्रांति कर दी। अब देखिए, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, यानी आपके जो लेबर वर्ग थे, निचला वर्ग जो था सबसे, इन लोगों ने निम्नलिखित कारण से, अब देखिए इन लोग जो कारण थे, इनके बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे परेशान होके तंग आकर, क्योंकि लेबर वर्ग को और दबाया जा रहा था। ठीक है, तो वो लोग तंग आकर के 1789 में इन लोगों ने क्रांति करना शुरू कर दिया था। क्रांति क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि जब कोई भी चीज़ की अति हो जाती है तभी क्रांति शुरू होती है। तो ये कारण जो थे तृतीय वर्ग के, वो थे पहला कारण था अत्यधिक कर। ये जो आपका अत्यधिक कर लिया जा रहा था, इसी से तंग आके शुरू हुआ था क्रांति। उस समय फ्रांस में तृतीय स्टेट के लोगों से तरह तरह के कर लिए जाते थे, जिसके चलते उनके लिए 2 जून की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया था। अब देखिए, मतलब 2 समय की रोटी आपकी, मतलब इतना ज़्यादा कर लिया जा रहा था कि अगर 100 रुपया कमा रहे हैं, 10 रुपया भी वो उनके पास इतना 10 रुपया भी नहीं बचता था कि वो अपने लिए कुछ खाने को या 2 समय की रोटी भी अपने लिए वो व्यवस्था कर पाएँ, क्योंकि इतने तरह के कर उनके ऊपर थे कि उनको भरने में ही उनके सारे पैसे चले जाते थे। तो ये कर जो था अत्यधिक, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा, अमेरिकी युद्ध में हस्तक्षेप। अब देखिए, जो अमेरिका का युद्ध हो रहा था उसमें भी इन लोगों ने, फ्रांस ने हस्तक्षेप किया था। इसलिए भी फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, जिसके चलते फ्रांस पर सेना की ज़रूरतें पूरी करने का भार पड़ गया तथा इससे फ्रांस पर अरबों रुपए का कर्ज चढ़ गया। अब देखिए, अमेरिका का और ब्रिटेन का जो लड़ाई हो रहा था, इसमें फ्रांस ने ब्रिटेन का साथ, अमेरिका का साथ दिया था ब्रिटेन के खिलाफ, यानी ठीक है। तो अब सपोर्ट करे हैं अमेरिका को, तो अब अमेरिका की जो सेना थी, जो युद्ध में सेना लड़ रही थी, उनका सारा खर्चा इन लोग के ऊपर आ गया, फ्रांस के ऊपर आ गया। उनको जो ज़रूरत होता था, कपड़ा, सैनिक हथियार, सबकी ज़रूरत इन लोग के ऊपर आ गई थी। इससे फ्रांस के ऊपर ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ्रांस के ऊपर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया था। तो युद्ध में जो हस्तक्षेप किए थे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। कर्जे की वजह से भी परेशानी में आ गए, तो अब उस कर्जे को भरने के लिए जनता पे इन लोगों ने कर लगाना शुरू कर दिया।
ये भी बहुत परेशानी हो गई, महत्वपूर्ण कारण हो गया था। तीसरा है उभरता मध्य वर्ग। अब जो मध्य वर्ग था वो उभर रहा था, तो जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जिन लोग, तो उन लोगों का वो दब रहे थे। तृतीय स्टेट के जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करे, उन्हें यह लगने लगा कि कुलीन और पादरी वर्ग की सामाजिक हैसियत जन्मजात थी। शिक्षित मध्य वर्ग को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यह कहना प्रारंभ किया कि सामाजिक हैसियत योग्यता के आधार पर तय होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। तो अब जो तृतीय वर्ग था, स्टेट था, ये जो लोग थे, अब देखिए शिक्षा प्राप्त करने लगे, ठीक है। तो अब जो मध्य वर्ग था, अब वो लोग मतलब वो पढ़ने लिखने लगा, वो शिक्षित हो गया, तो उसको ये समझ में आया कि जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग हैं, कुलीन वर्ग आपके जो राजा और उनका परिवार होता था वो लोग थे, ठीक है, और जो पादरी वर्ग हैं, समाज में इन लोग को जो इम्पोर्टेंट मिला है, हैसियत, इनकी पदवी जो है वो इनको जन्म से मिली हुई है, पर यह ठीक तो है नहीं। अब ये लोग पढ़ लिख लिए तो इन लोग को ये समझ में आने लगा कि ये गलत है। इन लोग का कहना था कि अब इन लोग का ये कहना था कि जो समाज में हैसियत होती है, जो स्टैंडर्ड होता है, ये योग्यता के आधार पे होना चाहिए, ना कि जन्मजात होना चाहिए। मतलब जो जितना योग्य हो उसको उतनी ऊंची पदवी मिले। इन लोग का ये मानना था। ना ये जो समाज में जो जगह है लोगों की, वो योग्यता के आधार पे होनी चाहिए, ना कि जन्मजात। चौथा है हमारा कारण कम वेतन, ठीक है। तो अब देखिए लोग काम कर रहे थे, उनको कम वेतन मिल रहा था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था क्रांति के लिए। फ्रांस में जिस दर पर जनसंख्या बढ़ रही थी, उस मुकाबले खाद्य आपूर्ति कम थी। परिणाम स्वरूप पाव और रोटी की कीमतें बढ़ गईं और बेहद कम वेतन होने के कारण गरीब लोग खाना नहीं खा पा रहे थे। अब देखिए जो फ्रांस के लोग थे, वहाँ जनसंख्या बढ़ गई रही, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी युद्ध के कारण। तो अब जो वहाँ के खाद्य आपूर्ति थी, यानी जो खाने पीने की चीज़ें थीं वो कम होने लगी। अब सामान कम होने लगा तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो जो इससे क्या हुआ कि जो खाने की चीज़ें थी, जैसे पाव, रोटी, ये सब जो चीज़ें थीं, इन सबका कीमत बढ़ गया बेहद कम। अब जो लोग कम सैलरी पाने वाले लोग थे, जिन लोग को कम वेतन मिलता था, तो अब वो गरीब लोग वो खाना नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि वो खरीद ही नहीं पाएंगे इतना महंगा खाना, ठीक है। महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता था, इसलिए उन्हें अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखिए जो लेडीज़ थी उस समय में, उन लोग को कम सैलरी मिलती थी, क्योंकि उनको पुरुषों से आधा वेतन दिया जाता था। तो पुरुषों से उनका वेतन कम था, इसीलिए उन लोग को और ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन लोग को तो और कुछ नहीं मिलेगा, गरीब रही होंगी तो। अब पांचवी हमारे कारण थे फ्रांस की क्रांति के, वो विचारों का योगदान। अब देखिए ये जो था, ये विचारकों का जो योगदान था, विचारक जो थे वो विचार दे रहे थे, उनसे प्रभावित होकर भी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस समय के कुछ विचारक दार्शनिक हैं जो, जैसे कि जॉन लॉक और रूसो ने स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे की बात कही। अब जो उस समय के दार्शनिक थे, जैसे कि आपके जॉन लॉक, जॉन रूसो, ये लोग जो थे, इन लोगों ने जो स्वतंत्रता और भाईचारे की विचार दिए थे, उसी से प्रभावित होकर उस समय के लोगों ने आपके क्रांति शुरू कर दी थी। इनके विचारों की चर्चा समूचे फ्रांस में होने लगी, जिससे फ्रांस को एक वैचारिक आधार प्रदान किया गया। अब देखिए जो इन लोग के विचार थे, अब वो धीरे धीरे पूरे फ्रांस में फैल गए और वो एक वैचारिक आधार बन गया, यानी एक जरिया बन गया कि, और विचार एक जरिया बन गया जो आपका पूरे फ्रांस में फैल गया और लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया भाईचारे की वजह से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कारणों के चलते परेशान जनता ने
क्रांति का सहारा लिया जो आगे चलकर फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना का कारण बनी। अब देखिए, इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 5 कारण बताया है क्वेश्चन में, आंसर में आपके, तो ये ही बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर जनता ने क्रांति का सहारा लिया, क्रांति की, और आगे चलकर फ्रांस में गणतंत्र राज्य की स्थापना हो पाई। यही सब महत्वपूर्ण कारण बने थे। आइए हम लोग क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई? अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में यही देखे जानेंगे कि जो समाज था उस समय का फ्रांस का, उनको क्रांति से कैसे फ़ायदा मिला, और वहाँ पे उस समय कौन सी सत्ता थी जिसको छोड़ना पड़ा अपना राज्य। ठीक है, सत्ता अपनी छोड़नी पड़ी, और क्रांति से क्या नतीजा हुआ, सबकी समाज को मतलब कैसी निराशा भी हुई होगी, ये हम जानेंगे। आइए हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। आइए मैं उसका उत्तर देखते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ संविधान का निर्माण हुआ तथा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इस संविधान ने अनेक प्रकार के अधिकारों की बात की, जिससे सबसे ज़्यादा तृतीय स्टेट के इन लोगों को मिला, जिससे अमीर और गरीब दोनों शामिल थे, यथा व्यापारी, वकील, किसान, महिला, कारीगर, मजदूर इत्यादि। अब देखिए, 1789 की क्रांति जो हुई थी फ्रांस की, उसके बाद वहाँ पे देखिए गणतंत्र की स्थापना हुई, तो वहाँ संविधान का निर्माण किया गया और संवैधानिक राजतंत्र वहाँ स्थापित हो गया फिर। ठीक है, तो अब जो संविधान था, ठीक है, इसमें जो अनेक प्रकार के अधिकार थे उनकी बात की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जिनको सबसे ज़्यादा दबाया गया था, सबसे ज़्यादा परेशान किया गया था, उन लोगों को भी फ़ायदा मिला उससे। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा उसमें अधिकार मिले, और इसमें अमीर और गरीब दोनों लोग शामिल थे, मतलब सभी को बराबर से अधिकार मिल गया था वहाँ। अब कोई अमीर कोई गरीब नहीं था, सब समान हो गए थे वहाँ। अब ये देखिए, यथा देखिए आपके व्यापारी जो थे वे वकील, किसान, महिला, कारीगर, मजदूर इत्यादि, ये जितने भी थे ये लोग, आपके वकील, व्यापारी, किसान, महिला, मजदूर, कारीगर, ये सब को ज़्यादा अधिकार मिले थे, और इन लोग को समानता का अधिकार मिल गया था, यहाँ समान कर दिया गया था। आबादी के बड़े हिस्से को प्रधान का अधिकार मिला। इसका लाभ यह था कि अब आम जनता न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में अपने पसंद के प्रतिनिधि भेज सकती थी। अब देखिए, इसमें आबादी का जो बड़ा हिस्सा था, इन लोग को प्रधान बनने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, कि मतलब ये लोग कोई चीज़ के लिए भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे। इससे देखिए लाभ क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ था कि जो आम जनता थी न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में अपने पसंद के लोग जो थे, उन लोग को लगता था जनता को कि ये लोग जाके वहाँ काम अच्छे से कर पाएंगे, दोनों जगह पे न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में इन लोग को वहाँ प्रतिनिधि बन के ये लोग वहाँ जा सकते थे, जो जनता इनको भेज रही थी। हालांकि कुछ लोग अभी में मतदान के अधिकार से वंचित थे, जिसमें कम कर देने वाले लोग और महिलाएं शामिल थी। देखिए, राजतंत्र हो गया था, फिर भी अभी भी देखिए कुछ लोग, जैसे कि जो टैक्स बहुत कम देते थे, और जो महिलाएं थीं, इन लोग को अभी भी समानता का अधिकार नहीं मिला था, इन लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस नई व्यवस्था की व्यापार के बाद फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र की स्थापना समाप्त हो गई, जिनके अंतर्गत कुलीन और पादरी वर्ग के लोग सत्ता छोड़ने के लिए विवश हो गए। अब देखिए, अब जो ये नई राज व्यवस्था थी, इसमें फ्रांस में जो प्राचीन राजतंत्र था उसको ख़त्म कर दिया गया इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत जो कुलीन वर्ग, मतलब इसके अंडर में जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे, इन लोगों को अपना सत्ता छोड़ना पड़ा, और ये लोग भी सामान्य जनता में शामिल हो गए।
इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकारों की बात करी गई थी, परंतु फिर भी तृतीय स्टेट के अंदर ही गरीब नागरिक और महिलाएं सरकार की व्यवस्था से अप्रसन्न थे। अब देखिए, इसमें ये कहीं नहीं था अतिशयोक्ति, मतलब कोई ज़्यादा बात नहीं बता रहा है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि समानता का अधिकार है, ये है वो है, पर नागरिकों को समानता की बात तो कही गई थी संविधान में, परंतु जो तृतीय स्टेट के गरीब थे, नागरिक थे, और जो महिलाएं थीं, उन लोग को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं था, और इससे ये लोग खुश नहीं थे। ठीक है, इस व्यवस्था से सरकार की ये लोग खुश नहीं थे। अत्यधिक क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते परिस्थितियों से वैसे ही हो रही थी जैसे प्राचीन राजतंत्र के समय थी। अब देखिए, जो अत्यंत क्रांतिकारी लोग थे, अब फिर ये लोग क्रांतिकारी गतिविधि करना शुरू कर दिए थे, तो इससे ये लग रहा था ना, अब ये वैसी परिस्थिति फिर बननी शुरू हो गई थी जैसे कि प्राचीन राजतंत्र के समय में हुई थी, और फिर क्रांति हो गई थी। अत्यंत कर के परिणाम स्वरूप लोग रोटी नहीं खरीद पा रहे थे। महिलाओं की दशा खराब थी। अभी भी महिला विद्यालयों में शिक्षा के लिए दाखिला नहीं मिल रहा था। जो महिलाएं व्यवसाय करती थीं, उन्हें पुरुष की तुलना में वेतन कम ही दिया जाता था। अतः हम यह कह सकते हैं कि क्रांति की समाप्ति के बाद भी जिस तरह की परिस्थिति फ्रांस की कल्पना की गई थी, उसमें और सुधार की आवश्यकता थी, जो समय के साथ पूरी हुई। अब देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियां फिर शुरू हो गई ना, तो परिस्थिति पहले जैसी ही हो गई थी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रोटी नहीं अब जो लोग गरीब थे वो लोग फिर भी रोटी नहीं खरीद पा रहे थे, और महिलाओं की स्थिति भी अभी भी वैसी बुरी खराब थी। उन लोग को भी अभी भी देखिए ना, वोट देने का अधिकार था, ना स्कूल में पढ़ने का अधिकार था, और जो महिलाएं काम करती थीं उनको पुरुषों के तुलना में कम सैलरी मिलती थी। अतः हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रांति जो थी उस ख़त्म होने के बाद भी फ्रांस की कल्पना क्रांति के बाद जैसे फ्रांस की कल्पना की जा रही थी वैसा तो नहीं हुआ था, पर बाद में थोड़ा थोड़ा सुधार आने के बाद समय के साथ ये सुधार पूरा होता गया, और बाद में जैसे फ्रांस की कल्पना की गई थी वैसा ही फ्रांस हमें देखने को मिला। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। अब जो 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वो क्या एग्जाम्पल छोड़ी, क्या उदाहरण छोड़ी, क्या विरासत छोड़ी है, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इतिहास में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का एक विशेष स्थान रखती है। इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व में एक वैचारिक पुनर्जागरण का प्रसार किया। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में अन्य राजशाही तंत्रों के पतन के लिए आमजन को हिम्मत प्रदान की, जिसके परिणति यूरोप के अन्य देशों में भी गणतंत्र राज्य की स्थापना देखने को मिली। ठीक है, तो इतिहास में हम लोग ये देखते हैं कि जो 1789 की फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति थी हमारी, यह एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान दिखता है हमें इसका। क्यों? क्योंकि यह फ्रांस से ही क्रांति शुरू हुई और पूरे विश्व में, ठीक है, पुनर्जागरण की भावना हमें देखने को मिली, उसका प्रचार प्रसार हुआ, और फ्रांस के क्रांति से ही यूरोप में भी अन्य जगह राजशाही तंत्र का पतन हो गया, राजतंत्र खत्म हुआ, और आम जो जनता थी वहाँ को फ्रांस की क्रांति से ही यूरोप में के आम जनता को हिम्मत मिली, और उन लोगों ने क्रांति करना शुरू कर किया, और गणतंत्र की पूरे यूरोप देश में गणतंत्र की स्थापना हमें देखने को मिली।
फ्रांस की क्रांति ने अनेक विषयों पर उस समय ध्यान आकर्षित किया जो आज के समय में भी उतनी ही ज्वलंत है। इस क्रांति ने वर्णभेद, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, उदारता, भाईचारा, एकता और संविधान जैसे विषयों पर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया। अब देखिए, जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें अनेक ऐसे विषय थे जिस पर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ कि मतलब इतने वहाँ के क्रांति की वजह से सबको ये पता चला कि मतलब महिलाएं कहीं किसी से कम नहीं हैं, वर्ण भेद कुछ नहीं होता, महिला को सशक्त बनना चाहिए, सबको स्वतंत्रता होती है, मिलनी चाहिए, उदार होना चाहिए, भाईचारे की भावना बढ़ गई इस क्रांति के कारण, जो आज भी ठीक है संविधान जैसे महत्वपूर्ण चीज़ पे के बारे में सबका ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, और यही आकर्षण जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय के था, और उतने ही ज़रूरी बातें हैं ये सब जो उस समय थी। ये ज़रूरी विषय हैं जिन पर फ्रांस की क्रांति ने आप सभी का ध्यान आकर्षित किया था। फ्रांसीसी क्रांति ने अनेक उपनिवेशकों को आज़ादी दिलाने में भी मदद की। सामंती विचारधारा के अंत की शुरुआत इसी क्रांति ने करी। अब देखिए, जो क्रांति थी फ्रांसीसी, इसने जो उपनिवेश थे इन लोग को भी आज़ाद किया था, क्योंकि जैसे कि इन लोग को भी अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी तो थी नहीं। ठीक है, इन लोग को भी इस क्रांति ने इन लोग को भी आज़ादी दिलाई। और जो सामंती विचारधारा थी उस समय की, ये उसके अंत होने का समय था। जो सामंत थे वो सबके ऊपर बैठ के राज्य करते थे, तो उस विचारधारा का भी अंत होना शुरू हो गया था। अमेरिकी और भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान पर भी 1789 की क्रांति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार यह कहना सही होगा कि फ्रांसीसी क्रांति 19वीं और 20वीं सदी के लिए अनेक विरासतें छोड़ गई। अब देखिए, यहाँ ये कहना सही होगा क्योंकि अमेरिका और भारत में जैसे बड़े संविधान, लोकतंत्र और संविधान वाले देश में जो सबसे विस्तृत है विश्व में, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा, एकदम सही होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो है उसने 19वीं सदी में अनेक विरासतें। क्वेश्चन नंबर 4, उन जनजातीय अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से में है। देखिए, जो जिनका उदय, हमें उन जनवादी अधिकारों का लिस्ट बनाना है जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उदय उस समय की फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। आइए हम लोग उसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आज के युग में जिन सामान्य से दिखने वाले अधिकारों की हम चर्चा करते हैं उनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से ही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। हम लोग देखिए, जो हमारे जो आज के युग, इस समय हमारा युग जो चल रहा है, इस समय जो हमारे सामान्य दिखने वाले अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे अधिकार हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे जिनका उदय हमारे फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है, जिनका उद्गम। ठीक है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा स्वतंत्रता है, इसका अधिकार हमें सभी देशों में सभी को समान मिला हुआ है, यानी हम कुछ भी बोल लें, कुछ भी करें, सबका हमें अधिकार मिला हुआ है। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के बंदिश में नहीं हैं, इसका अधिकार हमें मिला हुआ है। तो हमारा पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मनुष्य का नैरोसैंगिक अधिकार है। किसी भी तरह का अंकुश मनुष्य के विकास को रोकता है। अब देखिए, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा
नैसर्गिक अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के बंदिश में नहीं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो इसी को नैसर्गिक अधिकार बोला गया है। और किसी भी तरह का हमारे ऊपर अंकुश नहीं है, और कोई भी तरह का अंकुश जो है वो मनुष्य के विकास और वृद्धि में को रोकता है। ठीक है, हमारा दूसरा अधिकार है समानता का अधिकार, यानी किसी भी देश में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। मतलब सभी लोग समान हैं, वृद्ध जवान और अमीर गरीब और जैसे कि हीरो नॉर्मल जनता, सभी लोग समान हैं। कानून और संविधान की नज़र में सब लोग समान है। देखिए, कानून की नज़र में सब लोग समान होता है, किसी इनमें से किसी ने भी जुर्म किया हो उसको सज़ा पूरी मिलती है। तो हमारा दूसरा है समानता का अधिकार। राज्य का कानून और संविधान सभी के लिए एक समान होता है। गरीब अमीर जवान वृद्ध सभी को कानून की दृष्टि से एक समान होते हैं। यानी देखिए, राज्य का जो कानून और संविधान है सबके लिए एक समान है, किसी के लिए कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और जो गरीब हैं अमीर हैं जवान हैं वृद्ध हैं, सब सारे लोग सभी मनुष्य कानून की दृष्टि से एक समान होते हैं। ठीक है, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। जो हमारे धर्म हैं इनकी निरपेक्षता का अधिकार, यानी हम किसी भी धर्म को आज़ादी पूर्वक मान सकते हैं। और धर्म जो है किसी भी एक अच्छे समाज में सभी को समाज में खुशहाली बनाए रखने के लिए सभी को सभी के धर्म का पालन और आदर करना चाहिए ना, और सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार मिला हुआ है। तो हमारा तीसरा है धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव एवं खुशहाल समाज की नितांत आवश्यकता है। अब देखिए, जो हमारे सभी धर्म हैं सभी के प्रति जो समान आदर भाव है हमारा, और एक खुशहाल समाज जो है इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कि सभी के धर्मों को माने, किसी को कम ना समझे, ऐसे समाज की और खुशहाल समाज की हमें ज़रूरत है। और जो सभी व्यक्ति हैं सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। इसकी स्वतंत्रता सभी को दी गई है। अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब किसी भी आदमी को अपने विचार प्रकट करने की, बोलने की, लिखने की, समझाने की का अधिकार दिया गया है। तो यही अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति का अपना अधिकार। तो हमारा चौथा है अभिव्यक्ति का अधिकार। एक सभ्य समाज में कभी सभी को बोलने लिखने दिखाने की स्वतंत्रता होती है। यानी देखिए, जो एक सभ्य समाज होता है इसमें कभी भी किसी भी समय बोलने के अधिकार होता है सभी को, लिखने का दिखाने का सबका अधिकार स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। फ्रांस ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही सेशनशिप समाप्त कर दी थी, जबकि अंग्रेज भारत में अखबारों पर भी पाबंदी रखते थे। अब देखिए, जो 18वीं शताब्दी थी इस समय फ्रांस ने ये जो सेशनशिप थी इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो सेशनशिप ख़त्म हो गई तो हर चीज़ की पाबंदी ख़त्म हो गई थी। तो वो लोग कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी दिखा सकते थे जो ज़रूरी होता था। पर जो अंग्रेज़ थे इन्होंने भारत में अखबार पर छापने पर भी पाबंदी रखी थी, क्योंकि अखबारों के द्वारा क्रांतिकारी लोग अपने विचार कहीं एक से दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच जाए, इसलिए अंग्रेज ऐसा कार्य करते थे। मतदान का अधिकार, यानी वोट डालने का सभी को अधिकार होता था। सत्ता में भागीदारी का यह बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। यह अधिकार सबको होता था, पर फ्रांस में महिलाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया था, और जो गरीब तनबे के लोग थे उन लोगों को भी यह अधिकार नहीं दिया गया था। तो पांचवा है मतदान का अधिकार। सभी नागरिकों को, विशेषकर महिलाओं के लिए मतदान समाज में सभी की राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। यानी जो मतदान का अधिकार है, सभी नागरिक होते हैं किसी भी देश के, उनको, विशेषकर जो महिलाएं होती हैं उनको मताधिकार का
मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। इससे समाज में उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है और ये भागीदारी उनकी दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी महत्वपूर्ण जनजाति अधिकारों का उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है। तो इस तरह हम लोग देखिए, अतः हम लोग ये मान सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मान सकते हैं कि ये सब जो अधिकार, हमारे पांचों अधिकार बताए जा रहे हैं, इनका उदय, जो महत्वपूर्ण जनवादी अधिकार हैं, इनका उद्गम जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही हुआ होगा। ठीक है, यहाँ हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है। आइए हम लोग 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों की संदेश में नाना अंतर्विरोधी थे? तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? तो हम लोग इस तर्क से हम लोग, ये क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ये जो तर्क है, क्या हम लोग इससे एग्री करते हैं, इसको मानते हैं कि जो सार्वभौमिक अधिकार है हमारा, ये हमें अनेक तरह के संदेश दे रहा है, और क्या इसके अंतर विरोधी भी हैं? तो आइए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। यह सत्य है कि राजशाही के अंत के बाद फ्रांस की सार्वभौम संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था ने नागरिकों को अनेक अधिकार दिए, परंतु इनमें निम्नलिखित अंतर्विरोध भी थे। अब देखिए, ये बोल रहा है कि यहाँ ये सत्य है, मतलब ये सही है कि जो राजशाही अंत हुआ फ्रांस में, तो उसके बाद जो था संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था तो वहाँ बनी, पर नागरिकों के जो अनेक अधिकार थे वो भी उनको दिए गए थे। मतलब नागरिकों को बहुत अधिकार भी मिले, पर उनके विरोधी भी थे। ठीक है, अंतर विरोधी भी थे, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से नागरिकों को समानता का अधिकार तो मिला नहीं था। अब इनके अंतर विरोधी क्या थे, आइए ये देखते हैं। समानता की बात करते हुए भी फ्रांस में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया था। अब देखिए, समानता का बात कर रहा है, ठीक है, फिर भी फ्रांस में जो है नागरिक हैं, उनको समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ है। देखिए, मैंने बताया ना, सभी को समान अधिकार नहीं मिला हुआ था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका सकते थे, उन्हें निष्क्रिय नागरिक माना गया, वह मताधिकार से वंचित रखा गया। अब देखिए, अब जो 30 लाख लोग थे, इसमें पुरुष थे, महिलाएं थी, और 25 वर्ष से बच्चे थे। 25 वर्ष से कम के जो लड़के, युवक थे, इन लोगों को जो अपने 3 दिन की मजदूरी का टैक्स भी नहीं चुका सकते थे, उन लोगों को निष्क्रिय नागरिक, यानी जो नागरिक नहीं हैं, उनको नहीं के बराबर मान लिया गया, ऐसे नागरिक माना गया, और उन लोग को वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। सोचिए, 30 लाख लोग, तो कहाँ ये संवैधानिक राजतंत्र है जहाँ पे आपको समानता का अधिकार भी नहीं मिला अभी तक। तो इसीलिए निष्क्रिय माना जा रहा था। महिलाओं, अब दूसरा है, महिलाओं की दशा खराब ही थी। उन्हें समान वेतन नहीं मिलता था। अधिकतर के पास पढ़ाई लिखाई, व्यापार के लिए अवसर नहीं थे। ठीक है, तो महिलाएं जो थी, उनकी स्थिति आज भी वैसी थी, बहुत खराब। ठीक है, उन लोग को सैलरी भी नहीं मिलता था जल्दी, और बहुत सी महिलाएं तो ऐसी थीं जिनके पास पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं था। ठीक है, जो महिलाएं थीं, बहुत सी ऐसी भी थीं जिनको ना पढ़ने का मौका मिला, ना लिखने का मौका मिला, ना व्यापार करने का कोई मौका मिला। आज इस समय सब महिलाएं पुरुष सब समान हैं, हर फील्ड में महिलाएं कार्य कर रही हैं, पर उस समय फ्रांस में महिलाओं को
समानता नहीं मिली थी। इसीलिए तो न उनको वोट देने का अधिकार था, न उनको व्यापार करने का अधिकार था, और उनको पुरुष यानी आपके जो पुरुष थे उनसे कम सैलरी, आधी सैलरी दी जाती थी। अगर पुरुष को 100 रुपये सैलरी मिल रही है तो महिलाओं को 50 ही दी जाती थी, और जबकि काम समान कराया जाता था। गरीब महिलाओं की दशा और दयनीय थी। हालांकि सामाजिक आर्थिक के बाद दिए गए थे, परंतु राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहा। अब देखिए, जो महिलाएं थीं उनकी दशा और दयनीय थी, बहुत बुरी स्थिति थी, और उन लोग को सामाजिक आर्थिक कुछ ही अधिकार दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, परंतु उनको राजनीतिक अधिकार अभी कुछ भी नहीं दिया गया था, जिसके लिए वो लोग संघर्ष करे जा रही थी। अब सोचिए, जिन महिलाओं को वेतन भी नहीं मिल रहा है और मजदूरी करना ही है घर चलाने के लिए, तो उन लोग की स्थिति क्या होगी। तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी, और अभी संघर्ष वो लोग राजनीति अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में केवल पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ही था। देखिए, अब जो संविधान था इसमें ना सिर्फ पुरुषों को व कुछ नागरिकों को ही अधिकार घोषणा पत्र उनके लिए ही था, महिलाओं के लिए नहीं था। ठीक है, पुरुषों को ही घोषणा पत्र दिया गया था, उनको ही कुछ अधिकार दिए गए थे जो उस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। कुछ साल बाद ओपल दे गुज नाम की महिला ने महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनाया, परंतु इस पर उसे देशद्रोही बताकर फांसी दे दी गई। अब देखिए, जो था कुछ समय बाद ये जो ओपल दे गुज हैं, इन्होंने, ये महिला थी, ठीक है, इन्होंने महिला, अब यहाँ पुरुषों के पास तो घोषणा पत्र था, इन्होंने महिलाओं व नागरिक घोषणा पत्र बनाया। ठीक है, इन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया और महिला घोषणा पत्र बना दिया, परंतु कुछ साल बाद उन्हें देशद्रोही बताकर फांसी दे दी गई। मतलब कि वो देश के खिलाफ जाकर ऐसा कार्य की थी महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए, परंतु उन्हें देशद्रोही बताकर ओपल दे गुज को फांसी दे दी गई। आइए नेक्स्ट है, जैकोबिनों ने महिलाओं व पुरुषों को समान कभी नहीं माना, अतः यह समानता के अधिकार का अंतर्विरोध ही तो था। देखिए, जो जैकोबिनो थे ये भी महिलाओं को पुरुष के समान नहीं मानते थे। ठीक है, ये भी, इनका भी मानना था कि महिलाएं नीचे हैं, पुरुष प्रधान हैं। ये भी पुरुष प्रधान देश के हित में थे। तो इसीलिए अतः हम लोग यही मानेंगे ना, समानता का अधिकार का अंतर्विरोध है, क्योंकि समानता का अधिकार तो सबको समान बताता है, पर जैकोबिनो तो कह रहे हैं कि महिला पुरुष समान नहीं है, तो ये इसका अंतर्विरोध ही तो है। आइए हमारा लास्ट टॉपिक है, उपरोक्त सभी अंतर्विरोधियों के बावजूद भी उस समय का फ्रांस का संविधान काफ़ी आधुनिक माना जा सकता है, जिससे समय रहते इन सभी अंतर्विरोधों को दूर कर दिया था। अब देखिए, जो फ्रांस, तो इससे हम लोग ये मानेंगे कि इतने सारे अंतर्विरोध होने के बावजूद पर उस समय का जो फ्रांस का संविधान था वो सबसे आधुनिक था। ठीक है, और उस समय का आधुनिक माना जा सकता है, क्योंकि उस समय वही नया था। ठीक है, और बहुत सारे बदलाव थे उसमें, बहुत सारी कमियां भी थीं, पर उनको कमियों को दूर करते हुए, उन अंतर्विरोध को दूर करते समय रहते उसने उन सब अंतर्विरोध को दूर कर लिया, और आज फ्रांस में राजनीति व्यवस्था सबसे सुदृढ़ और अच्छी है।
आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। अब यानी जो नेपोलियन है कैसे नेपोलियन बना, इसको हम लोग जानेंगे इसमें। ठीक है, आइए हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। क्रांति के बाद अनेक प्रकार की सरकार फ्रांस में बनी। अब देखिए, जो क्रांति आई उसके बाद बहुत तरह की सरकार बनी, सब में कुछ ना कुछ कमी थी, फिर उसका विरोध किया गया, फिर उसको हटाया गया, फिर नई सरकार बनी। ऐसे करते करते कई सरकारें बनी। जैकोबिनो सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग ने सत्ता संभाली। विधानसभा परिषद में 5 सदस्यों वाली एक डायरेक्टरी नामक कार्यपालिका बनाएगी। डायरेक्टरी का काम हमेशा विधान परिषद से विवाद रहता था। इसके चलते राजनीतिक अस्थिरता जन्मी, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए, जो जैकोबिनो सरकार थी, अब यहाँ उनका अंत हुआ, पतन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो मध्य वर्ग थे उन लोगों ने सत्ता संभाल ली थी कि मध्य वर्ग जो है ना वो ज़्यादा लोअर थे ना जो वो ज़्यादा अपर थे, तो इसलिए उन लोगों ने सत्ता को संभाला कि वो दोनों की परिस्थितियों को संभाल सके थे। फिर विधानसभा परिषद में 5 सदस्यों की एक डायरेक्टरी बनाई गई जो कार्यपालिका थी। ठीक है, डायरेक्टरी का काम था, डायरेक्टरी जो थी वो हमेशा विधानसभा से विवाद होता रहता था। मतलब विधानसभा जो निर्णय लेती थी, डायरेक्टरी यानी कार्यपालिका जो है वो उसके हमेशा खिलाफ रहती थी, तब इन लोग में विवाद हो जाता था इस बात से। अब ये दोनों आपसी विवाद के चक्कर में राजनीतिक अस्थिरता जन्म ले ली। ठीक है, और जिसने अब इस राजनीतिक अस्थिरता जो थी, इसी ने जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनका रास्ता क्लियर कर दिया। अब दो लोग लड़ रहे हैं तो इसमें तीसरे का फायदा होता है ना। तो इसी तरह जब ये विधानसभा और कार्यपालिका में विवाद हो रहा था, उसने नेपोलियन का उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया, मतलब उसका रास्ता साफ कर दिया कि अब वो अपना यहाँ पे सत्ता जमा सकता था। 1804 में फ्रांस का सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने साम्राज्य का प्रसार नीति अपनाई। अब देखिए 1804 में 1804 में फ्रांस का जो राजा था, ठीक है, वो राजा था नहीं, नेपोलियन जो था वो राजा बन गया था वहाँ का। ठीक है, अब उसने क्या नीति चलाई, साम्राज्य विस्तार की नीति। अब उसको फ्रांस में विस्तार चाहिए था। नेपोलियन एक तानाशाह था। नेपोलियन जो था वो तानाशाह था। ठीक है, वो अपने तानाशाही से राज्य करना शुरू कर दिया था। उसने अपने करीबी रिश्तेदारों को सत्ता से जुड़ी महत्वपूर्ण पद दे दिए। अब देखिए, वो जो नेपोलियन था उसने अपने जितने रिश्तेदार थे, भरोसेमंद करीबी, उन लोगों को सत्ता में बहुत महत्वपूर्ण पद दे दिए, क्योंकि वो सभी उसके सारे पे चले, इसलिए उसने ऐसा किया। आरंभ में नेपोलियन की जीत फ्रांस में सराही जाती रही। अब देखिए, स्टार्टिंग में जो हुआ ये कि जो नेपोलियन जो जीत हासिल कर रहा था, फ्रांस वालों ने उसकी तारीफ की, उसको सपोर्ट किया, पर कुछ समय बाद उसकी नीतियों का असर साफ हो गया। अब देखिए, कुछ समय बाद धीरे धीरे पता चलने लगा ना कि वो क्या करना चाहता है। वो अपना तानाशाह बढ़ाना चाहता है फ्रांस में। ये नीति का असर जो था वहाँ की जनता पे, उसको आपको साफ साफ पता चलने लगा कि नेपोलियन क्या करना चाहता है फ्रांस में। नेपोलियन ने युद्ध का सहारा लिया, जिससे पूरे यूरोप में प्रतिरोध पनपने लग गया। अब देखिए, जो नेपोलियन था ये युद्ध कर करके मतलब इतना परेशान कर दिया था कि युद्ध से बहुत नुकसान हो रहा था लोगों का।
ठीक है। तो इससे यूरोप में प्रतिरोध की भावना जागने लगी थी। सब लोग इनका विरोध करना शुरू कर दिए थे नेपोलियन का। नेपोलियन ने यूरोप को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया, पर वह उन विचारों का विपरीत हुआ जिससे के लिए फ्रांस की क्रांति याद की जाती है। अब देखिए, जो नेपोलियन था ना, उसने यूरोप में को आधुनिक बनाने की कोशिश की, परंतु उस तरह नहीं जिस तरह हम लोग फ्रांस की क्रांति को याद करते हैं, उस तरह के विचारों से यूरोप को आधुनिक नहीं बनाना चाहता था। वो नए विचारों से बनाना चाहता था, एकदम उसके उल्टे। यही हमारा क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन आंसर की भी ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फुल वीडियो का लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।